हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा। और जैसे कि आप सबको याद होगा, हम आज हमारी पोम जो कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है उसके पोएटिक डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के पोएटिक डिवाइसेस। और ये पढ़ने से पहले आप याद कर लीजिए वो सारे पोएटिक डिवाइसेस जो हमने इससे पहले की पोम में डिस्कस किए हुए हैं। और हाँ, एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको पोएटिक डिवाइसेस ढूंढने में आसानी होगी। और मैं आशा करती हूँ कि अगर आपने पहले के वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो रीडिंग करते वक्त और एक्सप्लेनेशन के वक्त भी आपके दिमाग में आया होगा कि अरे ये तो वही पोएटिक डिवाइस है जो हमने पहले पढ़ चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम हमेशा राइम स्कीम से शुरू करते हैं। राइम स्कीम होती है किसी भी पोम के आखिर में जो साउंड आ रहा है, उसके सेंटेंस के अंत में जो साउंड आ रहा है, उससे हम जब किसी पोएम को पढ़ते हैं तो वो एक गाने की तरह साउंड करती है, एक राइम की तरह साउंड करती है। उसको हम कहते हैं राइम स्कीम। द पैटर्न ऑफ साउंड दैट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ अ लाइन और स्टैंजा। किसी स्टैंजा या किसी लाइन के अंत में जो साउंड आ रहा है वो अगर एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है तो वह हमारी राइम स्कीम हो जाती है। अब हम हमारी पोम की राइम स्कीम देखेंगे, वही पोम जो हमने पढ़ी हुई है, जो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। अब मैकेविटी मिस्ट्री कैट इज कॉल्ड द हिडन पॉ। अब जैसे कि आपको ये भी याद होगा कि हम ए बी सी डी इस टाइप से नाम देते हैं अपने साउंड को। तो जो भी एक नया साउंड आता है उसे एक नया अल्फ़ाबेट दे दिया जाता है, और जब वो साउंड रिपीट होता है तो हम उसी अल्फ़ाबेट को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला साउंड है पॉ, जो कि लास्ट का साउंड है, ओ का साउंड है, हम इसको ए दे देंगे क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद आता है फॉर ही इज द मास्टर माइंड हु कैन डिफाई द लॉ। अब लॉ जो है वो हमारे पिछले अभी गुजरे हुए साउंड पॉ से बिल्कुल मैच करता है और इसलिए हम इसको भी ए साउंड दे देंगे। फिर आता है ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड एट द फ्लाइंग स्कॉट्स डिस्पेयर। लाइन देखिएगा, स्कॉट पे खत्म नहीं हो रही है, वहां डिस्पेयर पर खत्म हो रही है। डिस्पेयर का साउंड है एयर, आखिरी साउंड है एयर, जो कि एक नया साउंड है जो कि पो या लॉ से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, इसलिए हम डिस्पेयर को एक नया नाम दे देंगे जो कि है बी। इस तरीके से अब अगला साउंड आएगा तो सी टी, और आगे ऐसे ही चलते हुए हर नए साउंड के लिए, हर नए आवाज़ के लिए हम नया अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। यही अल्फ़ाबेट को हम रिपीट नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि ये जो साउंड है ये रिपीट ना हो रहा हो, हम अल्फ़ाबेट भी रिपीट नहीं करेंगे। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। अब भले ही यहाँ पे AIR नहीं दिख रहा है, पर जब हम बोलेंगे डिस्पेयर और देयर तो वो सुनने में बिल्कुल एक समान जो है हमको सुनाई दे रहा है, और इसीलिए हमारे इस साउंड को हम बी नाम दे देंगे। तो हमारे इस पैराग्राफ की राइम स्कीम हो गई A B B। जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही पैटर्न हो जो हर पोएम में चले, या वो ही पैटर्न हो जो पूरी की पूरी पोएम में चले, वो बदल सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें राइम स्कीम कभी याद नहीं करनी होती है। राइम स्कीम याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राइम स्कीम वो होती है जो आप खुद तभी के तभी देख के बना सकते हो। A B B इसकी राइम स्कीम हो गई पहले स्टैंजा की। आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा पर। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। तो हमने देखा पहली जो लाइन है वो इटी पर या टी पर खत्म हो रही है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। फिर से ये इटी पर ही खत्म हो रहा है, और इससे हमने देखा हमारा जो ये नया साउंड है सी यहाँ पर आ जाता है, और हमारे पहले की दो लाइन सी जो है वो ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्पार्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। एयर का साउंड है, देखिएगा ARE है, उसको हम आर बोलते हैं, लेकिन हम आर नहीं बोलेंगे। हम इस पूरे शब्द का जो अंत में सुनाई देने वाला साउंड है एयर, वो लेंगे। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। फिर देयर आ गया। ध्यान रखिएगा, दिखने में ज़रूरी नहीं है कि उनकी स्पेलिंग एक जैसी हो। आप उसे जो बोल रहे हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड आपको सुनाई देगा एयर देयर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है सेम है। क्या हम इसको डी नाम देंगे क्योंकि ये सी के बाद आ रहा है? आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इससे पहले भी डिस्पेयर और देयर
आ चुका है। तो अगर देयर को हम बी साउंड दे चुके हैं और डिस्पेयर को भी हम बी साउंड दे चुके हैं, तो हम वहाँ पर भी डी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम हर नई आवाज़ के लिए, नए प्रोनाउंसिएशन के लिए, नए साउंड के लिए नया अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, लेकिन जो साउंड रिपीट हो रहा है उसके लिए हम अल्फ़ाबेट को भी रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने बी लिखा हुआ था डिस्पेयर और देयर के लिए, डिस्पेयर, देयर, स्टेयर, देयर, वही है। तो ये हमारा सी है और ये वापस से बी आ जाता है। इसी बात का हमको ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ ऐसे आगे नहीं बढ़ते जाना है कि जैसे जैसे स्टैंजा बदलता जाएगा हमारे अल्फ़ाबेट्स भी नए आते जाएंगे। मैकेविटी और ग्रेविटी ज़रूर नया है, लेकिन स्टेयर और देयर जो है वो वही पुराना है। तो याद रखिएगा कि इसकी राइम स्कीम सी सी और बी बी हो जाती है। सी सी बी बी, जो बी है वो पहले से ही रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली साइड पे। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। हमारा एक साउंड जो हमने अभी ही डिस्कस किया है वो फिर रिपीट हुआ है, डिस्पेयर, देयर, स्टेयर, देयर, एयर, देयर, मतलब कि यहाँ पर भी बी बी हो जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि ये लाइन यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। देखिए यू के बाद वहाँ से शुरू हो रहा है। अगर ये कॉमा से नीचे आ जाते तो हम बेसमेंट को एक लाइन का एंड ले लेते, लेकिन ये एक पूरी लाइन है जो कि एयर और देयर पर ख़त्म होती है और ये ही इसकी राइम स्कीम है। तो इतने की हो जाएगी बी बी। अभी तक हमने कैसी राइम स्कीम देखी, ए बी बी, फिर देखी सी सी बी बी, और अभी एक बार फिर से बी बी रिपीट हो रही है। मतलब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पोएट ने, जो हमारा कवि है, वो इस चीज़ का ध्यान रख रहा है कि जो आखिरी हर स्टैंजा की आखिरी लाइन है वो एयर देयर के साउंड से ही खत्म हो रही है। इसे हम आगे भी ढूंढते रहेंगे। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, इज वेरी टॉल एंड थिन। नया साउंड आया तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, डी नाम दे देंगे, क्योंकि डी अभी तक आ ही नहीं पाया था। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. In, thin, बिल्कुल सेम है, D आ गया। His brow is deeply lined with thought, his head is highly domed. अब यहाँ जो ये domed है, ये domed नया है। अब तक A, B, C, D में डोम्ड जैसा या ओम्ड कोई वर्ड नहीं आया है जिसका साउंड ऐसा सुनाई दे, इसलिए हम इसको नया नाम दे देंगे जो कि E हो जाएगा। His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. डोम्ड, अनकोम्ड बिल्कुल एक जैसा, बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर ई दे दिया। तो हमारे इस स्टैंजा के लिए तो वो डी डी ई ई हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या बी रिपीट होगा या ई ही चलता रहेगा। He sways his head from side to side with movements like a snake. ई तक हम पहुंच चुके थे, ई तक हम इस्तेमाल कर चुके हैं। जब हम स्नेक पर आते हैं तो हम देखते हैं स्नेक के जैसा साउंड अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, फिर से अभी तक नहीं आया है, तो हम इसको एफ बोल देते हैं। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। स्नेक, अवेक, बिल्कुल एक जैसा। देखिए अब यहाँ पर भी अवेक और स्नेक का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको भी हम F बोल देंगे। Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, for he is of fiend and feline shape, a monster of depravity. तो इसको हम G ना बोलकर वापस जाएंगे और देखेंगे कि हमने Macavity कहाँ देखा था। Macavity हमने देखा था यहाँ पर, जो कि सी साउंड आ रहा था, और इसीलिए हम वापस जब इस मैकेविटी पर आएंगे, इसी प्रकार हमको ध्यान रखना है कि हमने कहाँ पर क्या नाम लिखा है। ये हमारे लिए एफ था और ये हमारे लिए सी वापस से रिपीट हो रहा है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी और मैकेविटी था, यहाँ मैकेविटी और डिप्रेविटी है। आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही शब्द बदल जाए, पर अगर उसका साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन वो भी आखिर में वही है जो पहले पोम में था, तो आप उसी अल्फ़ाबेट को रिपीट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, बस लिखते जाना है आगे और साउंड को बोल के देखते जाना है। You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. तो फिर से हमने क्या देखा, स्क्वायर, देयर आ गया है वापस लौट के, और यहाँ पर बी भी
लौट आया है। ये पोएम इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप एक पल के लिए इससे बोर नहीं हो पाएंगे और इसके साथ साथ एक पल के लिए अपनी नज़र नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि जहाँ आपने नज़र हटाई वहाँ, वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने नज़र हटाई और आपने राइम स्कीम जो है एडजस्ट करने में ज़रा सा उसको हल्के में लिया, तो यहाँ पर इस प्रकार की जो गलती है वो बिल्कुल आपसे हो सकती है। तो ध्यान रखें कि इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, बोल के देखें और खुद से सेट करने की कोशिश करें। फिर आती है हमारी पोइटिक डिवाइसेस। तो हमारी राइम स्कीम जो थी यहाँ पर ख़त्म होती है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था पूरे इस पोइटिक डिवाइसेस का। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं, जो कि हमारे पोइटिक डिवाइसेस जिनको हमारे पोइट ने इस्तेमाल किया है इस पोएम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो हमारा पहला है पर्सोनिफिकेशन, जो हमने कई बार देख चुके हैं, एंड इन द क्रिकेट में भी देख चुके हैं और ज्योग्राफी लेसन में भी देख चुके हैं। पर्सोनिफिकेशन में यह होता है कि हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या किसी नॉन ह्यूमन थिंग को, जो चीज़ इंसान नहीं है, कोई सामान है या कोई जानवर है, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम ह्यूमन बिहेवियर दे देते हैं। हम उसकी तुलना इंसान से करते हैं या ऐसा उसके साथ बर्ताव करते हैं, ऐसा उसे ट्रीट करते हैं कि वो कोई इंसान ही हो। जैसे कि फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। पहली चीज़ तो कि जानवरों के लिए कोई कानून नहीं होते हैं जो उनको पालन करना हो। जानवरों के कानून होते हैं पर उनके पालन के लिए कोई कानून नहीं होता है कि कुत्ते को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज़, वो अपराधी हैं, कोई भी जानवर को अपराधी नहीं होता है। यहाँ पर एक कैट के बारे में बात हो रही है। कैट जो एक पेट एनिमल है, एक डोमेस्टिक एनिमल है, और ना ही वो मास्टरमाइंड क्रिमिनल हो सकता है और ना ही वो कानून को तोड़ सकता है, क्योंकि उसके लिए ना कोई कानून है और ना ही वो कोई अपराध करता है। तो इसीलिए जब यहाँ पर ये कहा गया, पहली चीज़ तो यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया है। ही जो कि क्या है, एक ऐसा प्रोनाउन है जो इंसानों की तरह इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो पहला हो गया पर्सोनिफिकेशन। फिर वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल सिर्फ इंसान होते हैं। उसके बाद कानून भी सिर्फ इंसान ही तोड़ सकते हैं या तोड़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं या पालन करने का मना कर सकते हैं, क्योंकि कानून बने ही इंसानों के लिए होते हैं। तो ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया पर्सोनिफिकेशन का। दूसरा हो जाता है ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। अब देखिए यहाँ पर सीधा ही बोल दिया गया है कि इंसानों के बनाए हुए जो कानून हैं वो इसने तोड़े हैं। तो अगर वो कानून तोड़ रहा है तो वो इंसान की तरह ही उसको यहाँ पर बोला गया है। तो मैक्यावेटी को इस पूरी पोम में इस तरीके से उसका मानवीकरण किया है जैसे वो कोई इंसान हो, जैसे किसी ह्यूमन बीइंग की बात यहाँ पर हो रही हो। तो पर्सोनिफिकेशन हमको बहुत आसानी से देखने मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिल्ली को बिल्ली की तरह नहीं लेकिन इंसान की तरह दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पोएटिक डिवाइस पर, जो कि है एलिटरेशन। एलिटरेशन भी हमने कई बार रिपीट होते देखा है, और इसीलिए क्योंकि एलिटरेशन का मतलब ही रिपीट होना होता है। किसका रिपीट होना होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना। एलिटरेशन एक ही लेटर या एक ही साउंड का किसी शब्द की शुरुआत में जब होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिपीट होने जैसे कई सारे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, उनमें से एक एलिटरेशन है। लेकिन एलिटरेशन में सबसे पहली चीज़ ध्यान रखने की होती है कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। उसके बाद में स्टार्टिंग में होना चाहिए। जब वो साउंड स्टार्टिंग में होता है तो ही हम उसको एलिटरेशन मानते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी शब्द के बीच में आ जा रहा है, नहीं, उस शब्द के शुरुआत में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मैक्याविटी, मैक्याविटी देयर इज नो वन लाइक मैक्याविटी। तो जो मैक्याविटी एम आ रहा है वो यहाँ पर एलिटरेशन है, क्योंकि म साउंड जो है वो यहाँ रिपीट हो रहा है। उसके बाद हिज ब्राउ इज डीपली लाइन विद थॉट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड। ह का साउंड यहाँ जो है वो रिपीट हो रहा है। हिज हेड हाईली, एच। अब यहाँ एच का भी साउंड जो है वो ह ही यूज हो रहा है। हिज हेड हाईली, तो यहाँ जो ह रिपीट हो रहा है वो भी एलिटरेशन का ही उदाहरण है। आपने देखा कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए और किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ड के शुरुआत में होना चाहिए, तो वो हमारा एलिटरेशन का उदाहरण हो जाता है। फिर आता है रेपिटेशन। जैसे मैंने कहा बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जो रेपिटेशन पे डिपेंड करते हैं, रेपिटेशन ही होते हैं एक तरीके से। तो हमारा जो सीधा सिंपल रेपिटेशन है वो ये होता है कि जब वो एक ही थॉट को बार बार बोले। जैसे कि हमने क्या देखा था, ये चीज़ हमने एक्सप्लेनेशन और रीडिंग के टाइम भी ध्यान दिया था कि हमारे जो पोएट है वो कई बार एक ही चीज़ रिपीट करना चाह रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि हम उनकी कही हुई बात पर भरोसा करें, उस पर लाइट डालना चाह रहे हैं, उस पर फोकस डालना चाह रहे हैं। Repetition is also often used in speech as a rhetorical device to bring attention to an idea। किसी बात को
ध्यान में लाने के लिए, अटेंशन में लाने के लिए बार बार उसको बोला जाए तो वो हो जाता है रिपीटेशन। जैसे कि सीन ऑफ क्राइम पर मैकेविटी नहीं होगा। जब भी देखें, बट आई टेल यू वंस अगेन, मैकेविटी इज नॉट देयर। क्राइम व्हेन क्राइम्स डिस्कवर्ड, मैकेविटी इज नॉट। वो ये बार बार कह रहे हैं, वो उनने मैकेविटी का दिखने का तरीका बता दिया, मैकेविटी की आदतें बता दी, मैकेविटी के सुपर पावर्स बता दिए, लेकिन उसके बावजूद वो हर स्टैंजा को अपने खत्म कैसे करते हैं, ये बोल के खत्म करते हैं कि अगर क्राइम सीन होता है या आप क्राइम सीन पर पहुंचते हैं या क्राइम होने की बात पता चलती है, घटना कोई घटती है, तो मैकेविटी वहां पर नहीं होता है। इस स्थिति में इस चीज़ को जो है बार बार दोहराया गया है। तो क्यों दोहराया गया है? क्योंकि पोएट हमारा ध्यान उस ओर खींचना चाहते हैं, उस आइडिया की तरफ अटेंशन लाना चाहते हैं, और इसीलिए इसको हम कहते हैं रिपीटेशन। जब किसी आइडिया को रिपीट किया जाए, उस थॉट को, उस ख्याल को बार बार बोला जाए, तो वो रिपीटेशन हो जाता है। इमेजरी नाम से ही आसान है। जब पोएट के द्वारा लिखी गई कोई चीज़ को पढ़कर या सुनकर हम ख्यालों में चले जाते हैं और हम इस चीज़ को इमेजिन करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि जैसा विवरण दिया है क्या वैसा कैसा दिखता होगा, वो चीज़ कैसी दिखती होगी। अगर आपको किसी मान लीजिए कोई टूरिस्ट है ना, वो कहीं घूमने गया है और उसने अपनी डायरी में लिखा है कि जो था मौसम बहुत ही खूबसूरत था, वो जो पहाड़ थे बहुत ही सुंदर थे, वो जंगल बहुत ही घना और हरियाली थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर। जब वो इस प्रकार बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ का विवरण देंगे तो आपके मन में जो है एक आप खुद ही उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे आंखें बंद करके कि वो नज़ारा कैसा दिखता होगा जैसा इन्होंने लिखा हुआ है। वही जो है, यही हमारे पोएट का या हमारे लेखक का मकसद होता है कि अपने राइटर को सोचने पर मजबूर कर देना, ख्यालों में लेके चले जाना, और उसके लिए उस टूल को, जिस शस्त्र का वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं इमेजरी, जो कि एक लिटरेरी डिवाइस होता है। यूज इन पोइट्री, नॉवल एंड अदर राइटिंग, काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि विविड डिस्क्रिप्शन देता है, विवरण देता है, दैट अपील्स टू द सेंसेस ऑफ द रीडर टू क्रिएट एन इमेज और आइडिया इन दी हेड। और वो हमारे रीडर को मजबूर करता है कि वो अपने दिमाग में एक ख्याल, एक चित्र बना लें कि जो उन्हें पढ़ा है वो चीज़ होती कैसी होगी। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, हमारी पोएम का एग्जाम्पल है, हिज आइज आर संकन इन, हिज ब्राउ इज डीपली लाइंड विद थॉट। ये पूरा जो है डिस्क्रिप्शन है कि मैकेविटी फिजिकली कैसे दिखता था, वो दिखने में कैसा था। अगर आप इस विवरण की कोई बिल्ली को देखेंगे तो देखेंगे हाँ ये मैकेविटी है। तो कैसे पहचानेंगे? आपने सोचा होगा, क्योंकि आपने मैकेविटी को देखा तो है नहीं कि वो कैसी दिखती है। तो उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं, उसकी आईब्रोज कैसी हैं, उसका हेड किस शेप का है, किस आकार का है, उसके जो फर है, जो कोट है वो कैसा है, धूल से भरा हुआ है या नहीं है, या उसकी मूछें कैसी हैं। जब इस सारे विवरण को आप सोचेंगे तो आपने इमेजिन कर ली होगी, जैसे कि उसमें था कि उसकी वो जिंजर कैट है, वो अदरक के रंग वाली एक बिल्ली है जो अदरक के रंग वाली होती है। तो आपने ख्याल में सोचा होगा हाँ मैंने एक ऐसी भूरी सी बिल्ली देखी है, ये बिल्कुल वैसी दिखती होगी। वो लंबी और पतली है, तो आपने अपने उस ख्याल में जो बिल्ली आ रही है उसको लंबा और पतला इमेजिन कर लिया है। तो वही जो है वो इमेजरी ही है। जैसे ही स्वेज इज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। अब उसमें लिखा हुआ है कि वो अपना सर हिलाता है, कैसे? सिर्फ ऐसे नहीं हिलाता है, वो ऐसे ऐसे हिलाता है कि एक सांप की तरह वो चीज़ कैसे चलती है वैसे ही हिलाता है। तो आपने इमेजिन किया होगा ना कि वो किस प्रकार अपना जो सर है वो हिला रहा होगा। तो बस ये जो आप इमेजिन करने के लिए पहुंच जाते हो पढ़ते से ही, उसी को यहाँ पर इमेजरी कहते हैं। किसी भी चीज़ का विवरण देना, और पोएट ने जो विवरण दिया है उसी प्रकार हम ख्यालों पे ख्याल जो है वो बनाते जाते हैं, उसको हम इमेजरी कहते हैं। मेटाफर बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाला जो एक डिवाइस है, वो हम सिर्फ उसको पोएटिक या लिटरेरी डिवाइस नहीं कहेंगे, वो हम हमारी आम भाषा में या रोज़मर्रा की जो डायलॉग्स होते हैं, कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें भी उसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये उदाहरण पहले भी दे चुकी हूँ कि कोई भी लड़का आपका, जैसे मान लीजिए भाई है जो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से तैयार होकर आता है, तो आप उसको बोलते हो और हीरो, तो आप उसको हीरो बोल रहे हो। हीरो का मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक्टर है बॉलीवुड में या हॉलीवुड में, या कोई वो बहुत ज़्यादा ही मूवी में, या कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है, नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है, तैयार होके आया है, चश्मा वश्मा लगा के आया है, तो आपने उसको हीरो से एक तुलना करी है कि बिल्कुल हीरो की तरह ये सज धज के आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मेटाफर का इस्तेमाल किया है। कैसे किया है? आपने तुलना करी है, लेकिन आपने डायरेक्ट तुलना नहीं करी है। आपने ये नहीं बोला कि तू हीरो जैसा दिख रहा है, या तुम बिल्कुल हीरो जैसे लग रहे हो, या तुम किसी हीरो का नाम लेके बोल दिया कि उसके जैसे लग रहे हो, नहीं, सीधा बोला है कि हीरो।
मतलब कोई तुलना नहीं है, लेकिन एक इनडायरेक्ट यहाँ कनेक्शन है कि कंपैरिजन हुआ है जो सेम नहीं है, वो हीरो नहीं है, लेकिन आपने कंपैरिजन किया है क्योंकि उनके बीच में कोई समानता है, कोई कॉमन है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेटाफर में कभी भी लाइक, है ना, एज, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जैसे कि वो फी एंड फेलाइन शेप, मतलब वो एक, यहाँ लिखा था कि वो ईमानदारी ना फॉलो करने वाला एक राक्षस है, उसके साथ साथ वो एक बहुत ही शातिर दिमाग खूंखार जानवर है जो बिल्ली के शेप में है। तो यहाँ पर लाइक और एज नहीं किया है कि वो बिल्ली के जैसा या खूंखार जानवर जैसा है। हाँ, वो खूंखार जानवर है, भले ही वो ना हो, लेकिन उसकी आदतें एक खूंखार जानवर से मिलती हैं, और इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो वो होता है मेटाफर। अब मेटाफर से ही मिलती जुलती एक दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है वो है सिमिली। इसको भी हम सिर्फ पोएटिक नहीं, लिटरेरी डिवाइस भी कहेंगे। लेकिन सिमिली और मेटाफर में ये अंतर होता है कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हो, एक बहुत ही सीधा कंपैरिजन, सीधी तुलना हो जाती है। जैसे यहाँ है मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, कि वो किसकी तरह मूवमेंट करता था, स्नेक की तरह मूवमेंट करता था। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स, दो चीज़ों की सीधी तुलना होती है। सिमिली डिफर्स फ्रॉम अदर मेटाफर्स बाय हाईलाइटिंग द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू थिंग्स। हम जो है उन समानताओं को कैसे हाईलाइट करते हैं, कैसे हम नज़र में लाते हैं, और वो मेटाफर से अलग कैसे होते हैं, यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स लाइक, एज, सो, और, देन। इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम जो है कंपैरिजन करते हैं, तुलना करने के लिए हम जैसा, इसकी तरह, इस तरीके से जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो मेटाफर नहीं होते हैं, वो सिमिली हो जाता है, जो कि नाम से समझ में आ रहा है, सिमिलर, सेम टू सेम वाली चीज़ हो जाती है। जैसे यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल किया है, जैसे अपन बोलेंगे कोल्ड एज आइस, मतलब बर्फ की तरह ठंडा, तो यहाँ लाइक का इस्तेमाल हुआ है तो बोलेंगे कि ये सिमिली है। लेकिन उसी जगह अगर हम किसी बहुत ठंडी चीज़ को छुएंगे और बोलेंगे अरे ये तो बर्फ़ है, तो वो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि तुलना सीधी नहीं है, सीधे उसको एक नाम दे दिया गया है क्योंकि उनमें कुछ समानता है। उसके बाद आता है असोनेंस। असोनेंस एक नया डिवाइस है, और ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी रिपीटेशन की तरह ही है। थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इसके कोई खास रूल नहीं है। असोनेंस जो है वो वर्ड या सिलेबल का प्रोनाउंसिएशन जो रहता है उसके वोवल साउंड में रिपीटेशन होता है, और वो कहाँ होता है, कहीं भी बीच में भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि वो वोवल का रिपीटेशन होता है। जैसे कि यहाँ देखिए हिम आ रहा है और आई, तो हिम में ई साउंड आ रहा है और इन में भी ई साउंड आ रहा है। यहाँ छोटा मतलब सिर्फ ई का साउंड है हिम, और यहाँ इन में आई का साउंड है। मतलब एक जैसे वोवल साउंड अगर रिपीट हो रहे हैं, सुनने में एक जैसे वोवल साउंड, और आसपास कहीं भी रिपीट हो रहे हैं, मैंने कहा ना इसका कोई रूल नहीं है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि ना ही वो शुरू में ज़रूरी है, ना ही वो आखिर में ज़रूरी है, ना ही वो राइम स्कीम की तरह है, ना ही वो एलिटरेशन की तरह है, और वो इस प्रकार 2-3 शब्दों के डिस्टेंस में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर हिम और इन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं, यहाँ भी हिम और इन है। फिर मीट है, इम, आई, मीट, ये सारे ई साउंड पे रिपीट हो रहे हैं। और ये जैसे यहाँ पर सी, हिम, इन, डबल ई है तो उसको भी हम ई बोलेंगे, मीट, हिम, इन। आई साउंड जो है वो कई बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और वो शब्दों के बीच में हो रहा है। आई के शुरू में भी हो रहा है और मीट के बीच में भी हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा इसका कोई रूल नहीं है, तो शुरू से आखिरी से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा शब्दों का आसपास होना ज़रूरी है। और एक जैसा वोवल साउंड मतलब ई साउंड अगर रिपीट हो रहा है, चाहे फिर वो छोटा साउंड हो या बड़ा, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, अगर ई रिपीट हो रहा है तो वो असोनेंस है। मतलब ज़रूरी नहीं है ई, कोई भी वोवल साउंड अगर रिपीट हो रहा है तो वो हमारे असोनेंस का ही उदाहरण है। तो ये थे हमारे पोएटिक डिवाइसेस। इसके साथ हमने पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो पूरा करते हैं, और अगले वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो देखने से पहले आप ये जान लें कि आपको वो मिलेंगे कहाँ पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। उसके लिए आपको टाइप करना है magnetbrains.com। ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जिस पे आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, अपनी क्लास को चूज़ करेंगे, और क्योंकि हम इंग्लिश सब्जेक्ट का हनी ड्यू बुक कर रहे हैं तो आप इस आइकन पे जाएंगे जहाँ पे वॉच नाउ के आइकन पर टैप करेंगे। वॉच नाउ पर जाते ही आपको सारी यूनिट्स और उसके सारे टॉपिक्स जो मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल हैं, आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ अवेलेबल है। वहाँ जाइए, उस टॉपिक को चूज़ करें जिसे आपको पढ़ना है, और वीडियो के वॉच नाउ पर जाके वीडियो को प्ले करें। वीडियो को शुरू से आखिरी तक प्ले करें, उसको अच्छे से देखें, समझें, क्योंकि ये ऑनलाइन है, आप इसे पॉज प्ले कभी भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से।
और तो और कुछ ना समझ में आए तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा 6 से 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से। तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस समझ में आए। आगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस किसी और की आप इस सब्जेक्ट से मदद करना चाहते हैं तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।